Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने सातवाहनों के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा और हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं इन क्लासेस में हम लोग मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिणी भारत में यानी मध्य भारत में हम लोग राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। इसके बाद हमें तीनों में यानी उत्तर भारत, दक्कन, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में हमें नगरीकरण देखना है। इस क्लास में हम दक्षिणी भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और दक्षिणी भारत में इस समय यानी 200 बीसी से 300 एडी के काल में कौन से राजवंश देखने को हमें मिल जाते हैं या फिर कौन लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें देखने को मिल जाते हैं चोल, चेर और पांड्य, यानी ये राजवंश, ये शासन व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है चोल, चेर, पांड्यों की। चोल और पांड्य राज हमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है और चेर राज जो है ये हमें केरल में देखने को मिल जाता है। अब ये समझते रहिए कि जो चोल है, चोल ये तमिलनाडु के नॉर्थ एरिया में देखने को मिल जाता है, उत्तरी क्षेत्र में, और पांड्य राज्य जो है ये हमें साउथ रीजन में देखने को मिल जाता है। और अगर एग्जैक्टली बोले तो साउथ ईस्ट अगर हम लोग बोले तमिलनाडु के उस क्षेत्र में ये हमें देखने को मिल जाता है। तो हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस समय यानी 200 बीसी से 300 एडी के काल में हमें जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसकी देखनी है दक्षिण भारत में। हम इससे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्र में देख चुके हैं और हम उसमें गंगा घाटी वाले क्षेत्रों में भी देख चुके हैं। यानी दक्षिण भारत में अगर हम बोले तो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिल जाते हैं चेर, चोल, पांड्य। हमें मध्य भारत में देखने को मिल गए सातवाहन, जिनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। उत्तर भारत में हमें शक, पार्थियन, कुषाण देखने को मिल गए, हमने इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। गंगा घाटी में शुंग और कर्ण, और ये शुंग और कर्ण कौन है? मौर्यों के देसी उत्तराधिकारी, देसी उत्तराधिकारी। और उत्तरी भारत में जो हमें देखने को मिले शक, पार्थियन, कुषाण, ये कौन है? ये हमें विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में दिखते हैं। कैसे विदेशी आक्रमणकारी? सातवाहन दक्कन भारत में या मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी हैं। कौन है? मौर्यों के उत्तराधिकारी, लेकिन मध्य भारत में। और ये जो चेर, चोल, पांड्य जो है ये हमें नए किस्म के राज देखने को मिल रहे हैं, नए किस्म का शासन देखने को मिल रहा है दक्षिण भारत में। तो आज हमें यही देखना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इनका राज्य है, हम कौन से राज्य देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चोल, चेर, पांड्य। और एक चीज आप हमेशा समझते रहिए कि हमें इनका प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था देखनी है और हमें उस संदर्भ में देखनी है जिस संदर्भ में यूपीएससी हमसे पूछता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए। हम उन मंदिरों के बारे में कला और संस्कृति वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, जिसमें आर्ट एंड कल्चर वाले जो हम जब वो वाली क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम इनके मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चोल राजाओं ने मंदिर बनवाया, कौन सी शैली में बनवाया, द्रविड़ शैली थी या क्या शैली वो थी, उसके बारे में हम वहां पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हमें राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है और इसमें यूपीएससी में एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, वो ये है कि इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो स्थापित थी उसको लेकर इतिहास में 3 मत है। हमें वो बेसिकली पढ़ना है। दृष्टिकोण है 3, व्यूज है, पॉइंट ऑफ व्यूज है 3, वो हमें बेसिकली पढ़ने हैं। तो हमें पहले चोल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चोलों को समझते हैं। तो जो चोल थे ये तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में थे, यानी उत्तरी तमिलनाडु में हमें चोल देखने को मिल जाते हैं। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी कावेरी पट्टनम, या जिसको पुहार भी बोलते हैं। क्या? कावेरी पट्टनम या पुहार। इनका जो राज चिन्ह था या शासकीय चिन्ह था ये था बाघ और चीता, बाघ या चीता। और इनका प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो एलारा एलारा या कारिकल था। कौन? एलारा या कारिकल। उसके बाद हम लोग पांड्य को देखते हैं। पांड्य जो है वो मदुरै में इनकी राजधानी थी और कोरकई भी इनकी बंदरगाह राजधानी थी। तो ये पांड्य हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं? पांड्य भी हमें चोलों की तरह तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर? चोलों की तरह तमिलनाडु में। लेकिन चोल कहाँ थे? नॉर्थ तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में। और ये पांड्य हमें देखने को मिल रहे हैं साउथ तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर। और दक्षिण में भी ये हमें ईस्ट में देखने को मिल जाते हैं, यानी साउथ ईस्ट इसको बोल सकते हैं। क्योंकि आप अभी आगे समझेंगे ये जो मदुरै है ना, मदुरै, ये मदुरै वो नहीं है जिसको हम अभी समझ रहे हैं। ये वो मदुरै है
जो समुद्र में डूब गया है। अभी आप समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो। इनका जो राज्य चिन्ह था वो थी मछली। पांड्यों के राज्य चिन्ह क्या है? मछली, फिश। और इनका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था नेडुन्नजेलियन। कौन था? नेडुन्नजेलियन। उसके बाद हम लोग चेर को देखते हैं। तो जो चेर थे ये बेसिकली केरल में थे। कहाँ थे? केरल। और केरल में इनकी जो राजधानी थी, एक थी वज्जी, इसको करैयूर भी बोलते हैं, और दूसरी थी टोंडी। क्या थी? टोंडी। इनका राष्ट्र चिन्ह था धनुष। धनुष बाण होता है ना, बो। इनका जो राष्ट्र चिन्ह था वो थी धनुष। और इनका जो प्रसिद्ध शासक था वो था उदयनचेरल और लालसेन। इस लालसेन को गुप्तवन, लालचेर और भलाचेर भी बोलते हैं। भलाचेर था, सच में ही भला था, क्योंकि इसने पत्नी प्रथा यानी पत्नी पूजा शुरू करवाई थी। क्या? पत्नी पूजा। भाई साहब, ये इतना भला था, बहुत भला था, भोला था बेचारा, इसने पत्नी पूजा शुरू करवाई। तो आप ये समझते रहिए कि हमें 3 राज्य देखने को मिल रहे हैं, चोल, चेर, पांड्य। चोल हमें तमिलनाडु में देखने को मिल गए उत्तरी क्षेत्र में, पांड्य हमें तमिलनाडु में देखने को मिल गए साउथ में, और चेर हमें केरल में देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज आप यहाँ पर ये समझते रहिए कि ये जो राज्य हैं यानी चोल, चेर, पांड्य राज्य, ये बंदरगाहों को बहुत महत्वपूर्ण दे देता है। यहाँ तक कि जो चेर राज्य है, पांड्य राज्य है, इन्होंने तो बंदरगाह राजधानी यानी एक इनकी राजधानी शहर के बीच में यानी इनके राज्य के बीच में होती थी, शहर में होती थी, और एक इनकी राजधानी बंदरगाह थी। और ऐसा ही पांड्यों के साथ भी था। इन्होंने मदुरा को अपने राजधानी बनाया, जो राज्य के बीच में थी, शहरी राजधानी थी और एक बंदरगाह राजधानी थी। एक महत्वपूर्ण पोर्ट है जिसका नाम है मुजरिश, या फिर जिसको मुशीरी भी कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है। मुजरिश जो है, ये बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण था कि कुछ लिखित स्रोत जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, संगम साहित्य, और फिर हमें टोलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, इन स्रोतों में, इन लिटरेरी सोर्सेज में हमें देखने को मिल जाता है कि बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण थे। और हाल फिलहाल में वैली ऑफ द किंग्स, जो कि इजिप्ट में एक जगह है, वैली ऑफ द किंग्स इजिप्ट में, यहाँ पे हमें तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले, लगभग 25 से 30 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो तमिल ब्राह्मी भाषा में है। तमिल ब्राह्मी लिपि है ये बेसिकली। तो हमें इससे ये पता लग गया है कि जो तमिलकम क्षेत्र के व्यापारी थे वो भी इजिप्ट और रोम जाते थे। तो आप ये समझते रहिए कि बंदरगाह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार हम इस मैप में भी समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये हो गया केरला वाला क्षेत्र और ये हो गया तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो आप ऐसे समझते रहिए कि यहाँ पे हमें चोल जो साम्राज्य है, चोल, ये हमें देखने को मिल जाता है उत्तरी तमिलनाडु में। कहाँ पे? उत्तरी तमिलनाडु में। और इनकी जो राजधानी है वो ये रही, कावेरी पट्टनम। और इसको कहीं कहीं पे पुहार भी बोला जाता है, याद रखना, पुहार और कावेरी पट्टनम एक ही है। उसके बाद हमें पांड्य राज्य जो है, ये पांड्य राज्य भी हमें यहीं देखने को मिल जाता है, साउथ ईस्ट तमिलनाडु में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट तमिलनाडु में। इनकी राजधानी 2 है। एक तो इनके राज्य के बीच में है मदुरै। कौन सी? इनके राज्य के बीच में मदुरै। और एक है कोरकई। एक है कोरकई। अब आपको मैं जो बता रहा था वो ये कि मदुरै जो हमें नाम मिल रहा है ना, वो ये मदुरै है या नहीं है, ऐसा कोई स्थापित नहीं है। इतने साक्ष्य हमारे पास अभी नहीं है कि हम ये मान सके। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि ये जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला क्षेत्र है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक मदुरै नाम की एक जगह थी, वो समुद्र में डूब गई। और ऐसा एक जगह और है कपाटपुरम। अभी हम आगे पढ़ेंगे संगम जो काल है, जो संगम युग है, उसमें 3 संगम हुए, उसमें से 2 संगम इसी क्षेत्र में हुए, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला क्षेत्र है। तो पांड्यों की जो राजधानी थी, एक थी कोरकई, जो कि बंदरगाह राजधानी थी। क्या थी? बंदरगाह राजधानी। और एक हमें सिटी के अंदर यानी शहर के बीच में देखने को मिल जाती है। चेर राज्य जो है, चेर, ये हमें केरला में देखने को मिल जाता है, केरल में देखने को मिल जाता है। और इनकी राजधानी एक थी टोंडी और एक थी वंची, या वज्जी भी बोलते हैं, लेकिन ये वंची है बेसिकली, वंची। वंची जो राजधानी थी, इसको करैयूर भी बोलते हैं। ये जो राजधानी थी, इसी पे हमें बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिल जाता है, मुजरिश। मुजरिश। और जो तोंडी है, ये हमें इनकी बंदरगाह राजधानी देखने को मिल जाती है। बंदरगाह राजधानी कौन सी है इनकी? टोंडी। तो आप ये समझ रही
चेर, पांड्य, चोल कहाँ पर लाई कर रहे हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली सुदूर दक्षिण। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? सुदूर दक्षिण। कहीं कहीं आपको इसके बारे में तमिलकम क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा। जब आप वैली ऑफ द किंग्स में पाए तमिलकम अभिलेखों के संदर्भ में पढ़ेंगे कि वहां पर जो लिटरेरी सोर्स मिले हैं, हमें अभिलेख मिले हैं, अगर उसके संदर्भ में आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्षेत्र कौन सा देखने को मिलेगा? तमिलकम क्षेत्र। तमिलकम क्षेत्र, तमिलकम रीजन आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला। अब आप ये जानते हैं कि 200 बीसी से 300 एडी के काल में हमें चोल, चेर, पांड्य शासन देखने को मिल रहा है, पांड्य व्यवस्था देखने को मिल रही है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि इन व्यवस्थाओं के बारे में, इनके राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत क्या है? आप जानते ही हैं हमें ऐतिहासिक स्रोतों की जरूरत पड़ती है इतिहास का निर्माण करने के लिए। अगर हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत नहीं है तो इतिहास निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए यानी चेर, चोल, पांड्य शासन के लिए हमें हमारे पास क्या ऐतिहासिक स्रोत है? तो आप ये जानते ही हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि दक्षिण भारत का जो बेस है या इनकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है? पुरा पाषाण युग से। और पुरा पाषाण युग में भी हमें बेसिकली महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिल जाती है। महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति जो है वो हमें बेसिकली देखने को मिल जाती है 1000 बीसी से 100 एडी तक। कहाँ पर? 1000 बीसी से 100 एडी तक। इसको महापाषाणिक संस्कृति क्यों बोलते हैं? मेगालिथिक कल्चर या मेगालिथिक एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इस समय बहुत बड़े बड़े पत्थरों का, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का, बेसिकली पत्थर नहीं चट्टान, उनके प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। मैनहिर का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है, मैनहिर बोलते हैं, डोलमेंस बोलते हैं, ऐसे हमें रॉक चैम्बर्स देखने को मिल जाते हैं। और इनका प्रयोग ये शवाधान पद्धति में करते थे, यानी शवों को ढांकने के लिए इनका प्रयोग, बेसिकली ये इनका प्रयोग इसी के लिए करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना मेनहिर, इसको मेनहिर बोलते हैं। तो ये जो पाषाण है ये हमें महापाषाण के रूप में देखने को मिल जाता है। 1000 बीसी से 100 एडी में हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम लोग 300 बीसी से 300 एडी के काल में आ गए। हम एक टाइमलाइन समझते हैं, बहुत जरूरी है। वो ये कि हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं 1000 बीसी, क्या 1000 बीसी से हम लोग 100 एडी तक हमें देखने को मिल जाती हैं ये महापाषाणिक संस्कृतियां। महापाषाणिक संस्कृति जो है वो हमें 1000 बीसी से 100 एडी के बीच में हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपको महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में जानना है तो आप पुरापाषाण वाली क्लास को ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने ना वहाँ पे समझा हुआ है कि ये महापाषाणिक संस्कृतियां क्या है, इनको महापाषाण संस्कृति यानी मेगालिथिक बोलते क्यों है। तो 100 बीसी से हमें 100 एडी का काल देखना है, यहाँ पे हम कहीं 1 एडी रख देते हैं। उसके बाद हमें सीधा 300 बीसी से 300 एडी देखने को मिल जाता है। क्या? 300 बीसी से 300 एडी देखने को मिल रहा है। 300 बीसी से 300 एडी, ये यहाँ पे हम 1 एडी रख देते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो संगम कालीन युग अब हम पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं इस महापाषाणिक संस्कृतियों के थोड़े दिनों तक, थोड़े समय तक, थोड़े सालों तक पैरेलल ही हमें देखने को मिल रहा है। और एक चीज आप यहाँ पे हमेशा समझते हैं ना कि जब भी एक कोई संस्कृति होती है, एक सिविलाइजेशन होती है, और दूसरी जो सिविलाइजेशन बसती है, जो नई सिविलाइजेशन है, इनके बीच में एक फेज होता है। ऐसा नहीं होता कि ये सिविलाइजेशन जो है पूरी तरीके से एकदम 100% पूरी खत्म हो जाएगी, फिर हमें कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा और फिर हमें एकदम से नई संस्कृति देखने को मिलेगी जो कि डेवलप्ड होगी। ऐसा नहीं होता वास्तव में ये है कि एक बीच में फेज होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। क्या बोलते हैं? संक्रमण कालीन स्थिति। इस ट्रांजिशनल फेज में हमें चेंज देखने को मिलता है पहले सभ्यता से दूसरी सभ्यता में, और इस सभ्यता के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, वो नई विशेषताओं के साथ इस सभ्यता को बसाएंगे। तो ऐसा ही आप समझते रहिए कि महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग ही आगे चल के संगम युग में हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई नए लोग नहीं आ रहे कि कहीं दूर से आएंगे और कुछ बसाएंगे। हाँ, हालांकि हमें कुछ कवि, कुछ विद्वान हमें नॉर्थ से आते हुए यहाँ दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि महापाषाणिक संस्कृति जो थी मूल था, बेस था यहाँ पे साउथ दक्षिण भारत की संस्कृतियों का। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने 100 बीसी से 100 एडी के काल में हम क्या देख रहे हैं? महापाषाणिक संस्कृतियां। उसके बाद हमें 300 बीसी से 300 एडी के काल में एक समय देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं संगम युग। संगम युग। तो हमने क्वेश्चन क्या करा था? हमने ये क्वेश्चन करा कि ऐसे सोर्स क्या हैं, क्या लिटरेरी सोर्स हैं, क्या पुरातात्विक स्रोत है जिससे हम
इस समय के बारे में जान सकते हैं। ये 200 बीसी से 300 एडी के समय में हम दक्षिण भारत को जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हमारे पास क्या है, संगमकालीन स्रोत। संगमकालीन स्रोत, इन स्रोतों से हमें चोल, चेर, पांड्य शासन के बारे में, व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? संगम स्रोतों से। ये संगम स्रोत है क्या? संगम साहित्य क्या है? पहले आप ये समझिए कि ये जो संगम है, हम बोलते हैं ना ये दो नदियों का संगम हो रहा है, अरे तुम्हारा संगम हो ही नहीं सकता। संगम का मतलब होता है, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें तो एक ऐसा समय जब मिलते हैं, कोई मिलन, उसको बोलते हैं संगम। यदि एक नदी का दूसरी नदी से संगम हो रहा है तो उसको बोलते हैं मिलन वाला क्षेत्र। ये संगम है इन नदियों का, इसको बोलते हैं मिलन वाला क्षेत्र। तो आप ऐसा समझते रहिए कि किसी का मिलन हो रहा है, यानी प्लस, यानी 1 और 2 का मिलन होगा यानी संगम होगा। तो ये 1 और 2 मिलके 3 बनेंगे, तो संगम से क्या बनेंगे? 3 बन गए। ऐसा आप समझते रहिए बेसिकली। तो हमें जो इस युग के बारे में यानी 200 बीसी से 300 एडी के बारे में हमें जो पता चलता है, उसके लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत क्या है? हमारे पास संगम साहित्य मौजूद है। संगम साहित्य। अब ये संगम साहित्य क्या है? पहले तो हम संगम युग को समझते हैं, फिर हम संगम साहित्य के बारे में जाएंगे। संगम युग वो समय है जब हम उस पर्टिकुलर एज के बारे में, उस पर्टिकुलर युग के बारे में संगम साहित्य से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं संगम युग। बेसिकली ये 300 बीसी से 300 एडी है। क्या है? 300 बीसी से 300 एडी का जो समय है, इसको संगम युग बोलते हैं। इस युग के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? हमें संगम साहित्य से, संगम लिटरेचर से हमें प्राप्त होता है। अब ये संगम लिटरेचर क्या है? संगम लिटरेचर आप ऐसे समझिए कि एक समय था जिसको संगम युग बोलते हैं। इस समय में कुछ विद्वान, कुछ कवि, कुछ लेखक, कुछ साहित्य रचनाकार एक जगह पर इकट्ठा होते थे और वो अपनी अपनी कविताएं, अपने अपने लेख, अपने अपने साहित्यों का, अपनी अपनी पुस्तकों का संकलन करते थे और संकलन करके उनको पुस्तक के रूप देते थे। और उनको पुस्तक का रूप देने के बाद जो तैयार होता था उसको बोलते थे संगम लिटरेचर। क्या बोलते थे? संगम लिटरेचर। मान लीजिए एक जगह है, इस जगह पर कुछ कवि आए, कुछ साहित्यकार आए, कुछ रचनाकार आए और कुछ लेखक आए। इन्होंने यहाँ पर इकट्ठे होकर कुछ बहुत सारे लेख लिखे। क्या लिखे? लेख। और उनको कंपाइल कर दिया, उनका संकलन कर दिया और एक ही बुक के रूप में उन्होंने फॉर्म कर दी। तो ये जो बुक है ना, ये जो बुक है, इसी को बोलते हैं संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर। और इस काल को क्या बोल रहे हैं? संगम युग, संगम एज। और ये कौन सा समय है? 300 बीसी से 300 एडी का काल। 300 बीसी से 300 एडी। अब हम समझते हैं कि ये जो संगम है ये कहाँ हुआ? मिलन कहीं तो हुआ ही होगा। तो मिलन जो हुआ, ये 3 हुए। क्या हुए? 3 संगम। पहले आपको समझना है संगम कितने हुए। पीटी के लिए ये क्वेश्चन अहम है। संगम 3 हुए, 3 संगम हुए। 3 संगम, तीनों के तीनों पांड्य राज्य में हुए। कहाँ हुए? पांड्य राज्य में। तीनों को तीनों संगम पांड्य राज्य में हुए। समय काल इनका अलग अलग है। कुछ तो बोलते हैं 5000 बीसी तक का समय लेके जाते हैं, 5000 बीसी तक का। लेकिन क्योंकि इसके ऐतिहासिक तत्व, ऐतिहासिक स्रोत बहुत कम मौजूद है समय को जानने के लिए, इसीलिए इसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। प्रामाणिक नहीं माना जाता, एविडेंस के रूप में हम यूज नहीं करेंगे। 3 संगम हुए, तीनों के तीनों पांड्य राज्य में हुए। पहला हुआ मदुरा में, दूसरा हुआ कपाटपुरम में और तीसरा हुआ उत्तर मदुरा में। यानी 1 नंबर का हुआ मदुरा में, 2 नंबर का हुआ कपाटपुरम में और 3 नंबर का जो संगम है वो उत्तर मदुरा में हुआ। अब हमें क्या ये शहर मिल गए, यानी जहां पर संगम हुआ था हमें ये लिटरेचर वहीं मिल गया? क्या हुआ है? तो इस संगम की जो डेट बताई जाती है, मदुरा में जो संगम हुआ था, इसकी जो डेट बताई जाती है वो लगभग 5000 बीसी की बताई जाती है। 5000 बीसी की। और ऐसा कहा जाता है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो क्षेत्र था, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, कहा जाता है कि जो पहला वो हुआ था, पहला संगम, यानी पहला जो संगम हुआ था वो इधर ही कहीं किसी क्षेत्र में हुआ था, यहाँ पे कहीं क्षेत्र में हुआ था, इस क्षेत्र में। और ऐसा कहा जाता है कि यही मदुरै वाला जो संगम है ना, मदुरै वाला संगम, वो यहीं हुआ था। और हमें ये जगह नहीं मिल पाई, हमें जो लिखा हुआ है वो क्षेत्र नहीं मिल पाया। तो ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि किसी काल में ये जगह जो है ये समुद्र में डूब गई, समुद्र में समा गई। और यही
मदुरै है जिसकी हम बात करते हैं। मदुरै मदुरै यही वो जगह है जिसकी हम बात करते हैं। दूसरी जो जगह है ना, कपाटपुरम, कपाटपुरम, ये भी हमें ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं कि ये भी यहीं कहीं गल्फ ऑफ मन्नार में थी और ये भी समुद्र में डूब गई। समुद्र में ये जगह भी डूब गई। तो मदुरै जहाँ पर पहला संगम हुआ, कपाटपुरम जहाँ पर दूसरा संगम हुआ, ये दोनों जगह हमें समुद्र में डूबी प्रतीत होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर हमें मदुरै और कपाटपुरम के साक्ष्य ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये शहर जो है ये डूब गए थे। तो हमें कौन से संगम के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाते हैं? वो हमें मिल जाते हैं उत्तरी मदुरा वाले में। यानी तीसरा संगम जो हुआ था, तीसरा संगम हुआ था, उसमें हमें साक्ष्य मिल जाते हैं कि हाँ, ये उत्तरी मथुरा में हुआ और ये तीसरा संगम हुआ। पहला संगम, दूसरा संगम। अब हम ये मानते हैं कि जो पहला संगम हुआ, दूसरा संगम हुआ और जो तीसरा संगम हुआ, इन तीनों में जो साहित्य लिखे गए, जो पुस्तकें संकलित की गई, जो कविताएं संकलित की गई, वो हम संगम साहित्य के रूप में हमने उनको संकलित किया। उनको सबको, एक नहीं है कि एक पुस्तक हो या एक कोई पांडुलिपि हो, हजारों लाखों है। कुछ तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारी मौजूद है। उनको बोलते हैं संगम साहित्य। संगम काल को जानने के मुख्य स्रोत हैं कौन से? संगम साहित्य। और संगम काल, संगम युग है कौन सा समय? वो है बेसिकली 200 बीसी से 300 एडी, या आप 300 बीसी से 300 एडी का काल भी बोल सकते हैं संगम युग। हमें चोल, चेर, पांडे, इन शासकों के बारे में कहां से पता चलता है? संगम साहित्य से। इन शासकों के समय को क्या बोलते हैं? संगम काल। संगम काल के बारे में हमें कहां से पता चल रहा है? संगम युग से। तो मुझे लगता है अब आपको संगम साहित्य, संगम युग क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। तो संगम युग एक ऐसा समय है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है संगम साहित्य से। इसमें हमें कविताएं, साहित्य, लिटरेचर हमें देखने को मिल जाता है जिसमें हम इन शासकों के बारे में जानते हैं। ये तो आप समझ ही गए, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और गंगा घाटी के क्षेत्र में इस मौर्योत्तर काल में क्या घटनाएं घट रही हैं। हमें दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडे देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं। मध्य भारत में या दक्कन में हमें सातवाहन देखने को मिल जाता है, जिन्हें मध्य भारत या दक्कन भारत में हम लोग मौर्यों के उत्तराधिकारी बोलते हैं, देसी उत्तराधिकारी इनको बोलते हैं। उत्तर भारत में हमें शक, पार्थियन, कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारी देखने को मिल जाते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स देखने को मिल जाते हैं। गंगा घाटी में हमें फिर से मौर्यों के उत्तराधिकारी, देसी उत्तराधिकारी शुंग और कर्ण के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं चोल, चेर, पांड्यों की। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो 3 राज्य हैं, इन राज्यों के बारे में ना हमें 3 दृष्टिकोण देखने हैं। 3 दृष्टिकोण हमें देखने, 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। वो हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या चोल, चेर, पांड्य शासन या फिर सुदूर दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था किंगडम थी, राजतंत्र थी, साम्राज्य था? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या सुदूर दक्षिणी राज्यों की व्यवस्था, सुदूर दक्षिणी राज्यों की जो व्यवस्था थी राजनीतिक और प्रशासनिक, वो चीफडम थी? चीफडम यानी मुखिया आधारित थी, मुखिया आधारित समाज था? और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सुदूर दक्षिणी राज्यों की व्यवस्था किंगडम आधारित थी यानी साम्राज्य, राजतंत्र आधारित थी या चीफडम आधारित थी? स्पष्ट करें, विश्लेषण करें। ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसीलिए हमें ये तीनों दृष्टिकोण देखना बहुत जरूरी है। तो 3 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण जो है वो एन सुब्रमण्यम, इतिहासकार है, बहुत जाने माने। इन्होंने पहला दृष्टिकोण दिया। इन्होंने जो दृष्टिकोण दिया, इन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है सुदूर दक्षिण की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, ये राजतंत्रात्मक है। कैसी है? राजतंत्रात्मक। यहाँ पे हमें साम्राज्य देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हमें देखने को मिलते हैं, विशाल सेनाएं हमें देखने को मिल जाती है, बहुत सुसंगठित हमें नौकरशाही देखने को मिल जाती है, एक बेहतरीन आर्थिक आधार यानी कर जमा करने की विधि प्रक्रिया हमें देखने को मिल जाती है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा
कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था देखने को मिल जाती है, हमें राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां देखने को मिल जाती है, यूनिट्स देखने को हमें मिल जाती है। ये कहते हैं एन सुब्रमण्यम जी कि ये किंगडम थी, किंगडम। और जो इनका जो ये मत है, इनका जो दृष्टिकोण है, ये 1970 तक मान्य था, क्योंकि इसके बाद कुछ और मत आ गए। क्या आ गए? इसके बाद कुछ और मत आ गए। ये कहते हैं कि ये जो चोल, चेर, पांड्य शासन व्यवस्था है, ये पूर्ण विकसित राज्य था, पूर्ण विकसित राज्य, फुल फ्लेज्ड स्टेट था। फुल फ्लेज स्टेट किसको बोलते हैं? फुल फ्लेज्ड स्टेट जो होता है उसका मतलब होता है एक संगठित नौकरशाही, एक संगठित सैन्य तंत्र, बहुत बड़ी विशाल सेना होगी, वो सेना हमला करती होगी, लूट मार करती होगी, लूट का माल लाती होगी, फिर वो अपने शासन को देती होगी, यानी अपने शासक को देती होगी, और फिर शासक उसमें से उनकी सैलरी निकालता होगा। एक संगठित आर्थिक आधार यानी एक कर व्यवस्था होगी, टैक्स लिया जाता होगा प्रॉपर, इस फसल पे इतना टैक्स, व्यापार पे इतना टैक्स, एक विधि और न्यायिक तंत्र, प्रॉपर राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां, यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। ऐसा एन सुब्रमण्यम बोलते हैं। ये कहते हैं कि सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र था, सुदूर दक्षिण जो राज्य थे, ये पूर्ण विकसित राज्य थे, पूर्ण विकसित राज्य थे, और राज्य व्यवस्था की सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं ये धारण करते थे। क्या थी यहाँ पे? राज्य की जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये था पहला दृष्टिकोण जो कि दिया एन सुब्रमण्यम साहब ने, और ये किंगडम बताता है। बेसिकली क्या बताता है? चोल, चेर, पांड्य शासन को एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था बताता है, राजा द्वारा शासित प्रदेश ये बताता है, और ये 1970 तक मान्य थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा दृष्टिकोण है, ये है आर चंपक लक्ष्मी। ये भी इतिहासकार है बहुत महत्वपूर्ण। आर चंपक लक्ष्मी इतिहासकार एन सुब्रमण्यम के मत को पूरी तरीके से खंडित करती है। इन्होंने जो ये मत दिया, ये 1980 से 90 के दशक का ये मत है, उस समय ये प्रचलित था। एन सुब्रमण्यम साहब का कब का है? 1970। यानी हम तीन मत देखेंगे, एक 1970 का, एक 80 से 90 का, और एक उसके बाद, यानी 1990s और उसके बाद। तो 1, 2, 3, हमें तीन दृष्टिकोण हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पहला हमने एन सुब्रमण्यम साहब का देख लिया, अब हम देख रहे हैं 1980 से 90 के दशक में कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था या मान्य था। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार जो आर चंपक लक्ष्मी देती हैं, वो कहती हैं कि सुदूर दक्षिण राज्य जो थे वो फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं थे, पूर्ण विकसित राज्य नहीं थे। यानी चोल, चेर और पांड्य किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि इनके पास एक स्टेट था प्रॉपर और ये बोल रहे कि ये हमारा शासन है, तुम हमारे अंडर में बहुत सारे राजा हो, छोटे छोटे राजा, और हम महाराजा अधिराज है ना। ये ऐसा बोलती है। ये कहती है कि ये किसी भी किंगडम का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं करते थे, बल्कि ये एक छोटे से क्षेत्र, क्या छोटे से क्षेत्र के मुखिया हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चीफडम। हम किंगडम और चीफडम जानते ही हैं क्या होती है। तो ये क्या कह रही है आर चंपक लक्ष्मी जी? ये कह रही हैं कि ये चीफडम था। क्या था? चीफडम। और आर चंपक लक्ष्मी जी एन सुब्रमण्यम के इस मत का पूरी तरीके से खंडन करती हैं कि ये फुल फ्लैजेड स्टेट थे। क्या थे? फुल फ्लैजेड स्टेट थे। आर चंपा लक्ष्मी जी एक बात और कहती हैं, वो कहती हैं कि जो ये एन सुब्रमण्यम साहब ने जो ये मत दिए हैं, उन्होंने दो आधारों पर अपने मत दिए। यानी फुल फ्लैजेड स्टेट जो इन्होंने बताया, पूर्ण विकसित साम्राज्य, राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो इन्होंने बताई है, इन्होंने मुख्यतः दो आधारों पर इसका वर्णन किया है, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पहला वर्णन ये बताती हैं कि जो एन सुब्रमण्यम साहब ने बताया वो उन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया, सामान्यकरण कर दिया। किस बात का सामान्यकरण कर दिया? राजनीतिक संदर्भों का। राजनीतिक संदर्भ क्या होते हैं? जैसे जो संगमकालीन साहित्य है उसमें हमें राजा, स्टेट, ऐसे कुछ शब्द मिल जाते हैं, और क्योंकि इसमें हमें राजा, स्टेट, व्यवस्था, सैन्य, हमें ऐसे कुछ शब्द मिल जाते हैं, इन्हीं सबको समझ के एन सुब्रमण्यम साहब ने बोल दिया, अरे राजा का जिक्र मिल गया तो ये तो पूरा फुल फ्लैजेड स्टेट है। राजा कहाँ होगा? राजा वहीं तो होगा जहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, एक कर व्यवस्था होगी, एक सेना होगी, आर्थिक आधार होगा। इन्होंने ऐसी बात कर दी। यानी आर चंपक लक्ष्मी बोल रही है कि जो एन सुब्रमण्यम जी ने अपना मत दिया है वो उन्होंने कुछ बातें पढ़ ली, उन्होंने राजा पढ़ लिया, उन्होंने स्टेट पढ़ लिया, उन्होंने सेना पढ़ लिया,
और उन्होंने उसके आधार पर बोल दिया ये फुल फ्लैजेड स्टेट था। उसके बाद इन्होंने कहा कि महाकाव्य, पुराण और अर्थशास्त्रों में हमें एक मॉडल देखने को मिलता है। किसका मॉडल? एक स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल, आप ये जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र में लगभग 7 तरीके के स्टेटों के बारे में हमें बताया गया है। 7 टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में हमें बताया गया है। तो ये बोलती हैं कि जो महाकाव्य है, पुराण है, अर्थशास्त्र है, इसमें राज्य की जो मॉडल बताया, राज्य की जो परिभाषा बताई है, एन सुब्रमण्यम साहब के अनुसार इन्होंने वही सामान्य मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने बोला संगम काल में, संगम साहित्य में देखो हमें राज्यों की ये प्रकार देखने को मिल जाता है। ये फुल फ्लेज स्टेट है, इसीलिए इनको बोला जाता है आइडल स्टेट मॉडल। इन्होंने एक आइडल स्टेट, एक स्टेट कैसा होना चाहिए उसके तत्व हमें देखने को मिल गए। तो एन सुब्रमण्यम साहब ने बोल दिया कि ये स्टेट है। आर चंपक लक्ष्मी इसको पूरी तरह खंडित करती है। वो कहती है कि नहीं, ये एक चीफडम था, यानी एक ऐसा व्यवस्था थी जो मुखिया द्वारा चलाई जाती है। तो आर चंपक लक्ष्मी जी कहती हैं कि संगमकालीन राज्य को पूर्ण विकसित राज्य कह ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन इन्होंने एक नई टर्म दी। देखो, पहले जो टर्म दी गई थी ना सुब्रमण्यम जी द्वारा, वो कह रहे हैं फुल फ्लैजेड स्टेट, लेकिन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, फुल फ्लैजेड स्टेट इसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल मोनार्की, संभाव्य राजतंत्र। ऐसा ऐसी व्यवस्था जिसमें पोटेंशियल मौजूद है राजतंत्र बनने का। और हाँ, हम आगे फ्यूचर में इसको एज अ राजतंत्र हम इसको देखेंगे। ये क्या कौन कह रहा है? आर चंपक लक्ष्मी। इनके अनुसार संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था का कोई संगठित आर्थिक आधार नहीं था। क्या नहीं था? आर्थिक आधार नहीं था, सैन्य आधार नहीं था। ये ऐसी चीजों को पूरी तरीके से मना करती है, बल्कि ये कहती हैं कि इनकी जो आर्थिक आधार था ना, यानी इनका जो पैसा, धन, वो जो इकट्ठा करने का था, वो जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? आय का और जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? युद्ध और लूट का माल था। क्या था? युद्ध और लूट का माल, जो कि अधीनस्थ मुखियाओं से इकट्ठा करते थे। जबकि जो सुब्रमण्यम जी है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अधीनस्थ राजा हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने, चंपक लक्ष्मी जी ने इनकी बात का खंडन किया और इन्होंने बोला जो राजस्व है ये कौन दे रहा है? अधीनस्थ मुखिया इनका राजस्व देते हैं। और हमें लूट, युद्ध हमें संगम साहित्य में भी देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या देखने को मिल जाता है? लूट और युद्ध जैसे वर्णन हमें संगम साहित्य में देखने को मिल जाता है। जो चंपक लक्ष्मी जी कह रही हैं कि यही वो समय है, यानी चोल, चेर, पांडे जो शासन है ये युद्ध और लूट के माल पर आश्रित थे पूरी तरीके से। युद्ध और लूट संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग था और संगम साहित्यों में कई जगहों पर उन योद्धाओं और नायकों का महिमा मंडित किया गया है जो युद्ध और लूट में मारे गए। अब हम तीसरे दृष्टिकोण पे आ गए। ये जो दृष्टिकोण है ये 1990s के बाद का दृष्टिकोण है। कब का है? 1990s के बाद का दृष्टिकोण। वो हमने देखा 1970, 1980, 1990 तक का। अब हम देख रहे हैं इसके बाद कौन सा मत प्रचलित हुआ। देखिए, इसके बाद जो मत प्रचलित हुआ वो बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य मत है। वो कहते हैं कि देखो भाई, ना तो ये फुल फ्लैजेड स्टेट थे, ना तो ये पोटेंशियल मोनार्की थी, ये इसके बीच में कहीं थे। क्या थे? इसके बीच में। यानी ये जो मत है, यानी तीसरा जो मत है, तीसरा दृष्टिकोण है, ये पूर्ववर्ती दोनों दृष्टिकोणों का समर्थन नहीं करता, बल्कि इनके दोनों के मध्य की स्थिति बताता है। क्या स्थिति बताता है? ये बोलता है कि संगम साहित्यों में कई साक्ष्य मिलते हैं। पहली बात, कई सारे हमें साक्ष्य मिलते हैं। विदेशी व्यापार, विकसित बाजार, धनी व्यापारी, नगरीय केंद्र और साहित्य का विकास। अरे, जब हमें संगम साहित्य देखने को मिल रहे हैं तो साहित्य का विकास नहीं हो रहा। और अगर साहित्य का विकास हो रहा है और साहित्य में हमें विदेशी व्यापार, विकसित बाजार, धनी व्यापारी हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें मुजरिश जैसे बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं, हमें टोंडी जैसे बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं, हमें बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं, हमें व्यापार की, हमें काली मिर्च का व्यापार देखने को मिल रहा है, मसालों का व्यापार देखने को मिल रहा है, मोतियों का व्यापार देखने को मिल रहा है, हमें एम्फोरा मिल रहे हैं जो कि रोमन बर्तन था एक, हमें ये देखने को मिल रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये फुल फ्लैजेड स्टेट नहीं थे, ये चीफडम थे। उसके बाद हमें मुद्रा और व्यवस्था का जो विकास है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम किसी राज्य व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हाँ जी,
इतनी सारी जब चीजें हो रही है, विदेशी व्यापार हो रहा है, मुद्रा यहाँ पर है और बाजार हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम एक सिस्टम यानी एक स्टेट सिस्टम तो सोच ही सकते हैं कि हाँ, एक स्टेट तो था ही, कुछ कुछ तो ऐसा था जो इतना ज्यादा चीजों को मेंटेन कर रहा था, इतनी ज्यादा चीजों में साथ बिठाकर चल रहा था। इसको बोलते हैं प्रारंभिक राज्य, अर्ली स्टेट। क्या है? अर्ली स्टेट। जो तीसरा दृष्टिकोण है, ये आर चंपक लक्ष्मी के दृष्टिकोण का खंडन करता है, जिसके अनुसार संगमकालीन राज्य एक राज्य व्यवस्था के रूप में नहीं थी। साथ ही ये मत पहले दृष्टिकोण का भी समर्थन नहीं करता, जिसके अनुसार ये पूर्ण विकसित राज्य था। यानी ना तो ये फुल फ्लैजेड स्टेट था, ना तो ये पोटेंशियल मोनार्की थी, ये था अर्ली स्टेट, एक ऐसा राज्य जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, और आगे चल के ये बहुत बड़ा राज्य बनेगा। तो ये जो अब हमने देखा है आज, ये हमने देखा है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। हमने राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देख ली मौर्योत्तर काल में, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, दक्षिणी क्षेत्र की। अब हमें सबका नगरीकरण पढ़ना है। अगली क्लास में हम लोग सबका नगरीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हम राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देख चुके हैं। अब हम लोग उत्तर भारत का नगरीकरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग दक्कन का नगरीकरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग सुदूर दक्षिण का नगरीकरण देखेंगे। हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी नगरीकरण या अर्बनाइजेशन होता क्या है, हम इसको भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।